हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 19 दिसंबर 2023 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 18 और 19 दिसंबर से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है हाल ही में आसियान भारत बाजरा महोत्सव नई दिल्ली में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है हाल ही में उमा शेखर को UNIDROIT की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है हाल ही में रिजुल मैनी को मिस इंडिया USA का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में ओला के को फाउंडर भावेश अग्रवाल ने कृत्रिम AI मॉडल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत अमेरिका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग टेररिज्म फाइनेंसिंग डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज जिसका नाम है लीड्स रिपोर्ट जारी की गई। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े कार्यालय सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है हिमाचल सरकार ने 16 से 30 दिसंबर तक चलने वाला 15 दिवसीय हिम महोत्सव दिल्ली में आरंभ किया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है लिवेबल सिटीज ऑफ टुमारो विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया जाएगा। तो ये थे कुछ हेडलाइंस आज की मेन जिन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। चलिए अब इनको एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है कि 18 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, यानी ग्लोबल लेवल मनाया जाता है। और इस बार की अगर इसकी थीम की बात करें तो इस बार इसकी थीम है सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो यह दुनिया भर के प्रवासियों की चुनौतियों और योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित है, यानी कि UN द्वारा ये नामित है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की स्थापना की बात करें तो 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई, और जिसके बाद हर साल 18 दिसंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। और आज है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में आसियान भारत बाजरा महोत्सव नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो आसियान भारत बाजरा महोत्सव हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुआ, और महोत्सव में भारत, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम के प्रतिनिधि शामिल थे, यानी कि आसियान के सारे कंट्रीज के प्रतिनिधि इसमें थे। और इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री और किसान कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने किया था। ये जैसे कि फोटो में देख सकते हैं। इस महोत्सव में पारंपरिक संबंधों को पुनर्जीवित करने में बाजरा की भूमिका पर जोर देते हुए दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दिया गया। और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस वर्ष 2023 में मनाया जा रहा है, यानी वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और अगर इसमें आसियान की बात करें तो आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें 10 देशों का एक समूह है, जिसमें कि अपना कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, ये सभी आसियान के मेंबर हैं। और ध्यान रखिए कि भारत जो हो आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन भारत को आसियान की मीटिंग्स में बुलाया जाता है। कि हाल ही में उमा शेखर को UNIDROIT की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है। तो सबसे पहले तो UNIDROIT क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है गवर्निंग काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, यानी कि निजी कानून के एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की गवर्निंग काउंसिल। तो इसके लिए हाल ही में उमा शेखर जी को इसी गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भारतीय उमा शेखर को दिसंबर 2023 में निजी कानून के एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है। और उमा शेखर इस संगठन की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। इसकी बैठक अभी हाल ही में रोम में हुई थी, इटली के रोम में, जिसमें उमा शेखर को इसमें शामिल किया गया। रूस, USA और चीन के उम्मीदवार गवर्निंग काउंसिल के लिए कोई भी पद प्राप्त करने में विफल रहे। और निजी कानून और एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना 1926 में की गई थी, और वर्ष 1940 में इसका पुनर्गठन किया गया। और इसके हेड ऑफिस की बात करें तो इसका हेड ऑफिस इटली की
रोम में स्थित है। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में रिजुल मैनी को मिस इंडिया यूएसए का खिताब दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो दिसंबर 2023 में रिजुल मैनी को मिस इंडिया यूएसए चुना गया। रिजुल मैनी की ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये रिजुल मैनी है। तो रिजुल मैनी की बात करें तो रिजुल मैनी यूएसए के मिशिगन के एक मेडिकल छात्र हैं और इस प्रतियोगिता में जो स्नेहा नाम्बियार करके एक और इंडियन है, उनको मिसेस इंडिया यूएसए का खिताब जीता उन्होंने। एक और इंडियन है सलोनी राममोहन, इन्होंने मिस टीन इंडिया यूएसए का खिताब जीता। इस प्रतियोगिता में यूएसए में रहने वाले कुल 25 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। मिस इंडिया यूएसए का 41वां संस्करण वर्ष 2023 में आयोजित किया गया और यह प्रतियोगिता भारतीय अमेरिकी लोगों के लिए आयोजित की जाती है। यानी कि एक तरह के ये प्रतियोगिता है जो कि इंडियन अमेरिका में रहते हैं, इंडियन अमेरिकन जो वहाँ रहते हैं उनके लिए हर वर्ष आयोजित की जाती है। और इस वर्ष की जो मिस इंडिया यूएसए हैं वो रिजुल मैनी जी हैं। ये देख सकते हैं आप इसमें फोटो में, ये है रिजुल मैनी, अमेरिका में रहती हैं, इंडियन है। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में ओला के को फाउंडर जिनका नाम है भाविश अग्रवाल, इन्होंने कृत्रिम एआई मॉडल लॉन्च किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ओला के को फाउंडर भाविश अग्रवाल ने एआई फर्म ने चैट जीपीटी और गूगल बार्ड के प्रतिद्वंदी जेनेटिव एआई प्लेटफॉर्म क्रुटिम की लॉन्च की घोषणा की। क्रुटिम शब्द को संस्कृत से लिया गया जिसका अर्थ जिसका हिंदी में अगर अर्थ निकाला तो इसका नाम है इसका अर्थ निकलता है कृत्रिम। कृत्रिम से क्रुटिम शब्द निकाला इन्होंने। और यह एआई मॉडल ओपन एआई और के चैट जीपीटी और गूगल के बार्ड के समान कार्य करता है, यानी कि उनकी तरह एक चैटबॉट है। और इस एआई मॉडल में 10 भारतीय भाषाओं के लेके जनरेटिव सपोर्ट होगा और यह 22 भाषाओं में इनपुट लेने में सक्षम होगा। यानी कि मेड इन इंडिया एआई जो है लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम होगा क्रुटिम। और यह अभी नेक्स्ट ईयर भी तो लॉन्च करने की घोषणा की है, नेक्स्ट ईयर तक ये फुल फ्लैश लॉन्च हो जाएगा। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में भारत अमेरिका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग टेररिज्म फाइनेंसिंग डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भारत अमेरिका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग डायलॉग ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों के भीतर अवैध वित्त जोखिम से निपटने के लिए रणनीति की समीक्षा की और इसकी मेजबानी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा इसकी मेजबानी की गई। इसके उद्देश्य की बात करें तो नवाचार को बढ़ावा देने और पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने पर केंद्रित थी। बेसिकली इसका जो उद्देश्य जो वही होता है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और को कैसे रोका जाए और क्या नाम कहते हैं टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कैसे रोका जाए, जो कि आतंकवादी के लिए जो विदेशों से फाइनेंसिंग होती है उसको कैसे रोका जाए, कैसे इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए। तो इस विषय पर इसमें बातचीत होती है और ये हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज, इसका नाम है लीड्स रिपोर्ट 2023 जारी की गई थी। लीड्स की बात करें तो लीड्स की फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक ईज फॉर डिफरेंट स्टेट, इसकी 2023 की रिपोर्ट जारी की गई है। तो लीड्स क्या है, तो लीड्स 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं इंडिया के, उनमें लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे, सेवाओं और मानव संसाधनों के आकलन के लिए एक स्वदेशी डेटा संचालित सूचकांक है, यानी कि एक इंडियन इंडेक्स है। और पहली लॉजिस्टिक रिपोर्ट जो है 2018 में जारी की गई थी और इस बार जो 2023 में जारी की गई 5वीं लीड्स रिपोर्ट है। और लीड्स रिपोर्ट के आधार पर जो स्टेट का प्रदर्शन है वो 3 श्रेणियों में ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इसमें 3 है। पहला होता है अचीवर्स। अचीवर वो होते हैं जिनमें वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें 90 या अधिक प्रतिशत हासिल करने वाले राज्य जो होते हैं, मतलब कि लीड्स के अंदर जो 90 से जो अधिक परसेंटेज जिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की होती है वो अचीवर्स की कैटेगरी में आते हैं। और अचीवर्स कैटेगरी में इस बार कौन कौन से स्टेट आए, तो उनकी स्टेट और यूटीज़ आए, उनकी एक बार बात करें तो अचीवर की श्रेणी में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, चंडीगढ़, गुजरात, दिल्ली, असम, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश है। ये अचीवर्स की श्रेणी में है। इसके बाद नेक्स्ट श्रेणी है फास्ट मूवर्स।
तो फास्ट मूवर की बात करें तो जिनका स्कोर 80 से 90% के बीच में जो स्कोर करने वाले जो कि राज्य और केंद्रीय प्रदेश हैं लीड्स की रिपोर्ट में, वो आएंगे फास्ट मूवर की कैटेगरी में। और फास्ट मूवर की कैटेगरी में केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, ये सब फास्ट मूवर की कैटेगरी में हैं। थर्ड है एस्पायर्स यानी आकांक्षी, जिनका जो रेट है, जो स्कोर है वो 80% से कम है। तो आकांक्षी श्रेणी में देखा जाए तो यानी कि एस्पायर श्रेणी में देखा जाए तो गोवा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। तो ये 3 तरह की कैटेगरीज होगी, अचीवर्स हो गए, फास्ट मूवर्स हो गए और एस्पायर्स हो गए। और अब लॉजिस्टिक्स से संबंधित अगर भारत सरकार के कुछ पहलों की बात करें तो इनमें पहली बात तो जो माल का बहुविध परिवहन अधिनियम 1993 का है। दूसरा हो गया PM गति शक्ति योजना। थर्ड हो गया मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, लीड्स रिपोर्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सागरमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना। तो ये भी लॉजिस्टिक से संबंधित भारत सरकार की कुछ पहले हैं जिनसे लॉजिस्टिक को कैसे ईजी किया जाए, इस पर सरकार काम कर रही है। और लॉजिस्टिक का बेसिकली मतलब क्या है कि जैसे एक जगह जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है और दूसरा जहाँ किसी उस वस्तु का उपभोक्ता बैठा हुआ है, तो इन दोनों के बीच जो सामान का जो आना जाना शिप से जाएगा, ट्रक से जाएगा, ट्रेन से जाएगा, जैसे भी जाएगा, तो ये सब फैसिलिटीज को बोला जाता है लॉजिस्टिक। तो बेसिकली जो अगर जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये इसमें इंडिया के अंदर जो मालगाड़ी है, मालगाड़ी के लिए स्पेशल जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है। और अपना लॉजिस्टिक पार्क हैं, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हो गए, सागरमाला परियोजना जिसके अंदर बहुत सारी एक्सप्रेसेज हाईवेज बनाई जाएंगी, भारतमाला परियोजना होगी। तो ये सभी जो है लॉजिस्टिक को काफ़ी ईजी बनाती हैं। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के सबसे बड़े कार्यालय सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2023 को विश्व के सबसे बड़े कॉर्पोरेट कार्यालय केंद्र सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया। सूरत डायमंड बोर्स जो है दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 4500 से अधिक हीरा व्यापार के कार्यालय होंगे, यानी कि इसमें 4500 से अधिक ऑफिसेस होंगे डायमंड व्यापारियों के। यहाँ कच्चे हीरे के व्यापार से लेकर पॉलिश हीरे की बिक्री करने वाली कंपनी के ऑफिस होंगे। और सूरत डायमंड बोर्स बिल्डिंग की बात करें तो 67 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र वाला दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर है। इसने अमेरिका के जो रक्षा विभाग की बिल्डिंग है, जो पेंटागन, जो अब तक जिसको सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स का खिताब ज़्यादा था, उसको पछाड़ दिया इसने, क्योंकि जो पेंटागन की बिल्डिंग है वो जहाँ तक मेरे को पता है 65 लाख वर्ग फुट में बनी हुई है, जबकि जो ये सूरत डायमंड बोर्स है ये 67 लाख से अधिक वर्ग फुट में बना हुआ कार्यालय परिसर है। और इसी साल अगस्त में सूरत डायमंड बोर्स की इमारत को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसका नाम यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसको विश्व के सबसे बड़े कार्यालय परिसर की रूप में जगह दे दी है। और इसने अमेरिका के रक्षा विभाग के पेंटागन को भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये है सूरत डायमंड बोर्स, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफिस परिसर है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल सरकार ने 16 से 30 दिसंबर तक दिल्ली में 15 दिवसीय हिम महोत्सव का आरंभ किया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हिमाचल सरकार ने नई दिल्ली में 15 दिवसीय हिम महोत्सव का आयोजन किया है। और यह महोत्सव जो प्रदेश के लोगों के लिए एक व्यापारिक मंच प्रदान करेगा। इसके जो उद्देश्यों की बात करें तो इसके उद्देश्यों में कारीगरों और शिल्पकारों को अपनी प्रतिभा और उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रदर्शित किया जाएगा यहाँ पर। और राज्य की समृद्ध शिल्पकला, हथकरघा और व्यंजनों को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। और हिम क्राफ्ट महोत्सव के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ये इसका नोडल विभाग है। और इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग भी इस महोत्सव का भागीदार होगा। और इसका हाल ही में जो हिमाचल के जो CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो राजधानी शिमला है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं। आज का नेक्स्ट अपडेट है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया और यह वाराणसी और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक संबंधों के बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ने वाले काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य काशी और तमिल के बीच ऐतिहासिक संबंधों को पुनर्जीवित करना है, जो कि प्राचीन भारत की शिक्षा और संस्कृति के दोनों प्रसिद्ध केंद्र थे। व्यापक उद्देश्य साझा विरासत की समझ को मजबूत करना और इन दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना है। और इस बार इसके दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया था, क्योंकि पिछला एक पहला संस्करण जो है पहले हो चुका है और ये काशी तमिल संगमम का दूसरा संस्करण है जो हाल ही में आयोजित किया गया। आज का नेक्स्ट अपडेट है लिवेबल सिटी ऑफ टुमारो, यानी कि कल के रहने योग्य शहर विषय पर विश्व शिखर सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही घोषणा के अनुसार लिवेबल सिटी ऑफ टुमारो पर वैश्विक शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा और यह जनवरी 2024 में आयोजित किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन में भारत के साथ साथ दुनिया भर के शहरी नेताओं, चिकित्सकों, शिक्षाविदों, उद्योग विशेषज्ञों के अनुभव पर विचार विमर्श के लिए एक साथ लाया जाएगा इस मंच पे और इससे जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक रोडमैप बनाने की दिशा में मदद मिलेगी। तो बस यही थे आज के अपडेट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।